हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। जैसे आपने देखा है, थंबनेल अपना देखा हुआ ही है। क्या लिखा हुआ? प्रस्तावना, या इसे कहते हैं अपने भारतीय संविधान में उद्देशिका भी कहा जाता है। तो इसकी बात करते हैं। अपने दो टॉपिक, लगभग दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक संविधान निर्माण अपना पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसकी विशेषता और साथ में उसके स्रोत मैंने करवा दिए। और अब अपने स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बाद अपने मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार वगैरह अपने स्टार्ट करेंगे। तो या फिर अपने भाग एक से उठाएंगे, जो भाग नंबर 1, 2, 3 लगभग सभी अपने कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान में अगर इसकी बात की जाए तो संविधान में सबसे पहले अपनों ने जहां इसको देखा जाता है, यहाँ जहां इसको देखते हैं, तो आपने एक बैठक सुनी होगी। 13 दिसंबर को एक बैठक हुई थी। कौन सी भी? 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1940 को एक बैठक होती है। इसके अंदर एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। क्या किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी को, कब भी 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया जाता है। 22 जनवरी 1947 को इसे क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कर लिया जाता है भाई? स्वीकार। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव का जो प्रभाव अपने को देखने को मिलता है, या छवि देखने को मिलती है, या प्रभाव देखने को मिलता है, वो अपने को वर्तमान की प्रस्तावना मिलता है। क्या मिलता है अभी? वर्तमान की प्रस्तावना में मिलता है। तो अपने कह सकते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उसे ही क्या कह सकते हैं? अपने प्रस्तावना कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। 17 अक्टूबर को इसको स्वीकार किया गया था, वो आगे मैं आपको बताऊंगा स्लाइड में। तो आज की क्लास जो होगी वो प्रस्तावना की होगी। प्रस्तावना के लिए मैंने छोटा सा बिंदु ही आपको ये डिस्क्राइब थोड़ा सा करवाया। तो सबसे पहले अपने प्रस्तावना पढ़ेंगे और उसके अंदर देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, और उसके बाद अपने उसको आगे क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, और उसमें स्रोत, उद्देश्य सब कुछ अपने पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। क्या नाम है अभी इसका? प्रस्तावना या उद्देशिका की बात करते हैं। ठीक है, प्रस्तावना या उद्देशिका अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अपने एक बार में ढंग से इसको पढ़ेंगे, फिर अपने एक एक शब्द को इसका आगे डिफाइन किया हुआ है, उसको डिफाइन को अच्छे तरीके से समझेंगे, और इसी के साथ अपने पूरे रिदम के साथ चलते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग हैं। क्या वो कह रहे हैं अभी? हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग का मतलब है कि जो संविधान है वो भारतीय जनता द्वारा लिखा गया है। ठीक है, या जो संविधान है वो भारतीय जनता है। ठीक है, तो हम भारत के लोग हैं। ये वैसे हम भारत के लोग हैं, ये लाइन ऐसी कैसी एग्जैक्ट लाइन अपनों ने कहां से ली है? अमेरिका से ली हुई है। कहां से ली हुई है? अमेरिका से ली हुई है। या कह सकते हैं अपने अमेरिका से क्या ली है? प्रस्तावना की संकल्पना ली हुई है। क्या ली हुई है? प्रस्तावना की संकल्पना ली हुई है। ठीक है, तो इस चीज को आपने समझना है और साथ साथ इसको अपने देखते जाना है। ठीक है, हम भारत के लोग हैं। भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहां तक समझते अपने एक बार। देखो, भारत को एक क्या बनाना है? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी का अर्थ क्या है? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी का अर्थ यह है कि भारत के ऊपर ना तो आंतरिक या ना ही बाहरी कोई हस्तक्षेप है। अब किसी भी राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। भारत खुद आंतरिक और बाहरी से दोनों से स्वतंत्र है। ठीक है, इसका खुद का अस्तित्व है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। समाजवादी का अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, रंग के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये समाजवादी की परिभाषा है, या समाजवादी उसे कहते हैं। ठीक है भाई, आप किसी भी व्यक्ति के साथ, रंग के साथ, लिंग के साथ, ठीक है, जाति के अनुसार आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये समाजवाद की परिभाषा है, या समाजवाद कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में धर्मनिरपेक्ष, सॉरी, पंथ निरपेक्ष की बात की जाए। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं है। राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, राज्य किसी भी धर्म को पोषित नहीं करेगा, नहीं पालेगा नहीं। ठीक है, और राज्य सभी धर्मों को संरक्षण देगा। राज्य सभी धर्मों को क्या देगा? संरक्षण देगा। राज्य किसी एक विशेष धर्म को क्या पालेगा नहीं या पोषित नहीं करेगा।
और दूसरी ओर राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र का अर्थ आपको पता ही है क्या होता है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र का अर्थ मैंने बहुत बार आपको बताया भी है। लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता का शासन जनता द्वारा, मतलब जनता का शासन जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है, वो होता है लोकतंत्रात्मक। ठीक है, गणराज्य का मतलब होता है कि जिस देश के अंदर प्रथम नागरिक, जिसे प्रथम नागरिक अपना कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है अभी? राष्ट्रपति है। अब जो ये राष्ट्रपति है ये क्या हो? निर्वाचित हो। क्या हो भी? निर्वाचित हो। ठीक है, न की वंशानुगत हो। ठीक है, बात समझा रही है? न की ये वंशानुगत हो, इसका मतलब गणराज्य का मतलब ये होता है। ठीक है, तो बात समझ आ रही है? मैंने आपको एक एक शब्द के बारे में साथ साथ बताया जा रहा हूँ और साथ साथ अपने इसको बाद में भी डिफाइन करेंगे। मैंने सब कुछ इसमें सब कुछ बताया आपको, प्रस्तावना के अंदर सब पीपीटी लेके आए हूँ, आप बस इसको समझते जाएं। ठीक है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित हो, न की वंशानुगत, मतलब भारत का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। वो देश क्या होगा? गणराज्य या गणतंत्र होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें, बनाने के लिए था उसके समस्त नागरिकों, इसमें कोई लाइन नहीं है, यहां से समझे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है, मतलब कह रहे हैं सामाजिक न्याय हो। ठीक है, भारतीय संविधान अपने समस्त नागरिकों को क्या देगा? सामाजिक न्याय देगा, आर्थिक न्याय देगा और राजनीतिक न्याय देगा। कितने प्रकार के न्याय दे रहा है? 3 प्रकार के न्याय। तो आप ये भी ध्यान रखें, न्याय कितने प्रकार के दे रहा है? ये 3 प्रकार के न्याय दे रहा है। कौन कौन से दे रहा है? सामाजिक न्याय दे रहा है, ठीक है, और कौन सा दे रहा है? आर्थिक न्याय दे रहा है। कौन सा दे रहा है अभी? आर्थिक न्याय दे रहा है। और इसके साथ कौन सा दे रहा है? राजनीतिक न्याय। कौन सा दे रहा है अभी? राजनीतिक न्याय दे रहा है। इन 3 प्रकार के न्याय, इन तीनों प्रकार के न्याय कहां से लिए गए? ये भी आप याद रखें, रूस से लिए गए। कहां से लिए भी? रूस से लिए गए। कहां से लिए गए? रूस से लिए गए। तो इसको डिफाइन में अपने याद भी रखना है और इसी तरीके से अपने को इसको पढ़ते जाना है। इसको इस तरीके से पढ़ते गए तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इन चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, ये तो अपने किसकी बात होगी? न्याय की बात होगी। अब इसी के साथ क्या करें? न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। यहां लिख रहा हूं मैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। कौन कौन से अपने भारत के अंदर स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता है, आपको विचार करने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति मतलब आपको बोलने या अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसके बाद में विश्वास की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी है? धर्म की स्वतंत्रता है। कौन सी अभी? धर्म की स्वतंत्रता है। और नेक्स्ट कौन सी है? उपासना की स्वतंत्रता है। कौन सी अभी? उपासना की स्वतंत्रता है। तो आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की क्या आपको स्वतंत्रता है, तो याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट, प्रतिष्ठा व अवसर की समता है। क्या है अभी? प्रतिष्ठा व अवसर की क्या है? समता है। समता मतलब समानता है। ठीक है, तो यहां तक बात है। अब देखो इसका सीक्वेंस याद रखना। प्रस्तावना के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? प्रस्तावना के अंदर सबसे पहले न्याय आता है। क्या आता है अभी? न्याय आता है। न्याय के बाद सेकंड नंबर पर कौन सा आती है? स्वतंत्रता आती है। क्या आती है अभी? स्वतंत्रता आती है। स्वतंत्रता के बाद में नेक्स्ट नंबर पर कौन सा आएगा? स्वतंत्रता के बाद में आपकी समता, मतलब समानता की बात करता है। किसकी बात करता है? समानता की बात करता है। यहां तक आप समझे होंगे। मैंने आपको ये जो चीजें समझाई आप समझे और इसको याद रखें। याद करने का तरीका है कि हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संप्रभु प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, शब्द लैंग्वेज याद रखना, सीक्वेंस याद रखना। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा वह अवसर की क्या है होगी? समता। यहां तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्राप्त करने के लिए क्या कह रहे हैं अभी? प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की क्या कह रहा है? गरिमा। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। क्या मतलब होता है? भाईचारा। बंधुता को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है अभी? बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज, ये तारीख याद रखना, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एते द्वारा संविधान को अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकारना। क्या होता है अभी? स्वीकारना। याद रखें, अंगीकृत का मतलब क्या होता है? अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकारना। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकारना। अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना। ठीक है, लागू करना। और आत्म प्रेरित का मतलब होता है स्वयं में उतारना, या स्वयं में अपनाना। ठीक है,
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। तो कहने का मतलब 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था। क्या बनकर तैयार हो गया था? संविधान बनकर तैयार हुआ था। तैयार हुआ, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे अपने। वापस में हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक, गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, ठीक है, प्राप्त करने के तथा हम उन सब में व्यक्ति की गरिमा आप समझते हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी मार्ग के महीने में या मार्गशीर्ष के महीने में सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एते द्वारा इस संविधान को अंगीकृत का मतलब होता है क्या हुआ है? अभी मैंने आपको बताया स्वीकारना। अधिनियमित का मतलब क्या होता है? अधिनियम का मतलब होता है लागू करना, ठीक है। और इसके बाद आत्मृत का मतलब होता है सवे में उतारना, सवे को आत्मस्वीकृत करना या समर्पण करना, ठीक है। तो ये अपनों ने थोड़ी बहुत जो प्रस्तावना है अपनों ने डिक्लेयर पढ़ी। इसके बाद मैं आपको शब्दों के बारे में बताता हूं। देखो, अब अगर आपसे पूछा जाए भारत शब्द कितनी बार आया, तो भारत शब्द देखो एक बार तो ये आया है, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो भारत शब्द और कहीं आया है, तो भारत शब्द शायद तक 2 बार आया है, इसमें एक और बार आया है, ठीक है। ये एक बार देखे भारत को संप्रभुत्व समाज हम भारत, एक ये रहा, तो 2 बार क्या आया है? भारत शब्द आया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें। ये अपने प्रस्तावना की बात थी जो मैंने आपको भी पढ़ाई है, और इस प्रस्तावना को ढंग से आपने देखा होगा या इसको ढंग से आप पढ़ोगे तो इसी से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं, मात्र 25 से 30 क्वेश्चन मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है, वो घुमा घुमा कर ही बनाए जा सकते हैं, परंतु नया क्वेश्चन कोई नहीं बनता। 25 से 30 क्वेश्चन ही इसमें नए बनते हैं। तो इसके बाद अपने बात करते हैं, अब इसके बारे में सब के बारे में अपने बात करते हैं, एक एक शब्द के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम भारत के लोग। अभी मैंने आपको हम भारत के लोग कहां से लिया गया, तो याद रखें ये अमेरिका से लिया गया। तो देखें, संविधान के निर्माता भारतीय हैं, इसका मतलब क्या होगा? हम भारत के लोग का मतलब क्या है? संविधान के निर्माता, मतलब जो संविधान बनाया है वो किसने बनाया? भारतीयों ने बनाया है। संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। कहने का भावार्थ ये है कि भारतीय जो संविधान है वो किसके द्वारा बनाया गया? भारतीय जनता ही द्वारा बनाया गया या भारतीय जनता से द्वारा निर्मित किया गया। दूसरा, संविधान का मूल स्रोत भारतीय जनता प्रभुत्व, जनता में ही निहित है। मतलब भारतीय जनता प्रभुत्व, ये सही नहीं है यहाँ पर, जनता में निहित है, मतलब प्रभुत्व संपन्न समाजवादी किसमें? भारतीय संविधान का मूल स्रोत का कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय जनता है वो संविधान का मूल स्रोत है, ठीक है। तो याद रखें भारत का मूल स्रोत क्या है? जनता ही है। क्या है अभी? जनता है, और जनता में ही क्या मूल स्रोत है, मतलब भारतीय जनता द्वारा ही संविधान को निर्मित किया गया है या बनाया गया है। इसकी लाइन का अर्थ क्या है? हम भारत के लोग के बारे में, ठीक है। तो इस लाइन का अर्थ समझे, पहले शब्द अपनों ने कंप्लीट किया, ठीक है। दूसरा शब्द बात करते हैं, प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है। देखो अब प्रस्तावना में पहले बात तो देखो प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, तो याद रखें प्रस्तावना में अगर आपसे पूछा प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, तो संशोधन एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? अभी एक बार हुआ है, और वो भी कब हुआ है? वो हुआ है 46वां संविधान संशोधन, सॉरी 42वां संविधान संशोधन। एक बार संशोधन वो भी कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और इसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए, SPA। अब एक चीज मैं बताता हूँ, मूल प्रस्तावना के अंदर ये शब्द नहीं थे, मूल प्रस्तावना के अंदर ये शब्द नहीं थे। याद रखें मूल प्रस्तावना के अंदर ओनली फॉर 85 शब्द थे। कितने शब्द थे? भी 85 थे। 3 जोड़ने के बाद में अब वर्तमान में मूल प्रस्तावना के अंदर शब्द कितने? 88 है, 88 है। तो देखो SP का मतलब क्या होता है? समाजवादी। क्या होता है? समाजवादी होता है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं S, ठीक है। P का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्षता। P से डिनोट करते हैं इसके। और A का मतलब होता है अखंडता।
इसको ए से डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब 3 बार इसमें क्या है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द लिए गए। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो याद रखा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़ गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बात। देखें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस प्रस्तावना में 3 नए राष्ट्र जोड़े गए या शब्द जोड़े गए। ये राष्ट्र नहीं, ये शब्द जोड़े गए। क्या जोड़े गए, शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। वैसे तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा देखे जाए तो 4 शब्द भी जोड़े गए हैं। देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा वैसे देखा जाए तो कितने जोड़े गए, देखो ऐसे जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता और अखंडता। तो कितने शब्द जोड़ेंगे, 1 2 3 और 4। तो मेन 3 शब्द, मेन जो अर्थ निकलते हैं वो तो 3 ही शब्द है। वैसे कितने जोड़ेंगे, 4। तो याद ऐसे भी रखना, कई बार पेपर एग्जामिनर पूछ लेता है कुल कितने शब्द जोड़ोगे, तो कुल बताइए तो आप 4 ही बताना। ठीक है, तो ये अपने संशोधन के बारे में देखा। प्रस्तावना अब तक एक बार संशोधन हुआ, याद रखें। ठीक है, प्रस्तावना या उद्देश्य का कह सकते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य 13 दिसंबर 1940 को जो पेश किया था, उसे ही उसका प्रभाव कहां देखने को मिलता है, अपने को प्रस्तावना में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें, प्रस्तावना में मूल 4 तत्व है। कितने तत्व है अभी प्रस्तावना के, अगर पूछा जाए मूल तत्व कितने हैं, तो मूल तत्व आप बताओगे कितने हैं अभी, 4 हैं। कितने अभी, 4 मूल तत्व है। और इनकी अपने बात करते हैं एक एक की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संविधान की शक्ति का स्रोत, मतलब संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है। तो सबसे पहले देखें, भारत के संविधान के लोगों में शक्ति का अधिग्रहित करता है, अधिग्रहित करता है। मतलब जो संविधान की शक्ति है वो किसमें है, लोगों में या जनता में, भारतीय जनता के अंदर है, याद रखें। तो पहली बात तो ये आ गया कि मूलतः संविधान के स्रोत की शक्ति कौन से, जनता है। क्या है भी, जनता या लोग है। ठीक है, दूसरी बात, संविधान की प्रगति कैसी है, संविधान भारत की प्रगति कैसी है, तो कहता है भारत के संप्रभु समाजवादी पंथ लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत कैसा राज्य है, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कैसा है अभी, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आपको पता है ये दोनों शब्द कब जोड़े गए, ये दोनों शब्द जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। इसके साथ एक प्लस में एक शब्द और जोड़ा गया था, वो कौन सा जोड़ा गया था, अखंडता। कौन सा जोड़ा गया था अभी, अखंडता जोड़ा गया था, याद रखें। तो ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, SPA। क्या जोड़े गए, SPA। और SP में याद रखें आप, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तीसरा है संविधान अंगीकृत होने की तारीख। ये 4 तत्व की बात करूं, तीसरा तत्व क्या है, संविधान अंगीकृत होने की तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949। 1956 नहीं है, 1949 है। यहाँ पर क्या है अभी, 1949 है, याद रखें। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ये अपने 3 तत्व हुए हैं। कितने तत्व हुए हैं, 3। तो तीनों तत्व याद रखें। पहले तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, जनता है। ठीक है, दूसरा क्या है, संविधान, भारत की प्रगति क्या है, भारतीय की संविधान के अनुसार प्रगति क्या है, तो भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, संविधान की तिथि मतलब दिनांक है वो भी क्या है, इसमें तत्व में आता है। संविधान अंगीकृत होने की तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949 है। कौन सी अभी, 26 नवंबर 1949 है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अपने संविधान के उद्देश्य। अब चौथा क्या है, संविधान के उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है संविधान में, तो सबसे पहले न्याय देना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये क्या है, ये आपको मैंने बताया है, ये क्या है, सारे उद्देश्य हैं। न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई, बंधुता हो गई, ये सारे क्या है इसके, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सब क्या है इसके उद्देश्य है। क्या है अभी इसके, ये उद्देश्य की बात कर रहा है, ये सभी क्या है उसके उद्देश्य। अब अपने एक एक मतलब न्याय की बात करते हैं। देखो न्याय कितने प्रकार का होता है, तो न्याय जो प्रकार है न्याय के कितने प्रकार का है, न्याय 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है अभी, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले की बात करते हैं सामाजिक न्याय। कौन सी भाई, सामाजिक न्याय। फिर दूसरा कौन सा, आर्थिक न्याय। ठीक है, तीसरा कौन सा, राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय वही न्याय है जो मैंने आपको बताया है, जैसे किसी के साथ में रंग भेद, इसी के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, सामाजिक न्याय। ठीक है, और दूसरी बात जो आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय मतलब पैसों का ऐसा वितरण हो जिसमें सभी का विकास हो या केंद्रीकरण न हो। ठीक है, भौतिक संसाधनों का। या आर्थिक न्याय पैसों से मामले, राजनीतिक आपको वोट देने का अधिकार वगैरह है। ठीक है, राजनीतिक इधर वोट लड़ने का अधिकार है, ये सारे राजनीतिक न्याय में आते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात की। ठीक है, फिर अपनों ने किसकी बात की, स्वतंत्रता की बात की। किसकी बात की, स्वतंत्रता, जो कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। आपको विचार की स्वतंत्रता है, दूसरी बात आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है,
आपको विश्वास की स्वतंत्रता है, और आपको धर्म की स्वतंत्रता है, और आपको उपासना की स्वतंत्रता है। अब देखो स्वतंत्रता से बात करें, स्वतंत्रता से लेकर संविधान के आर्टिकल है, आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद जो 19 है, अनुच्छेद, ये भी स्वतंत्रता से संबंधित है। और इसके बाद संविधान में धर्म की स्वतंत्रता से भी संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो आर्टिकल है वो 25 से लेकर 28 के बीच में जो आर्टिकल आते हैं मौलिक अधिकार में, ये आपको अधिकार है, ये प्रस्तावना में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। वैसे आपको इतना ही पूछा जाएगा, स्वतंत्रता वगैरह ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता प्रस्तावना के अंदर, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। समानता देखो, समानता या समता दो प्रकार की, कितने प्रकार के, दो, एक तो प्रतिष्ठा की समानता है और एक आपको अवसर की समानता है। आपको पता है अवसर की समानता, आप समझते हो अवसर की समानता क्या होती है भाई, आप लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। तो ये समानता दो प्रकार के, याद रखें। बंधुता दो प्रकार की, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। तो ये याद रखें, बंधुता कितने प्रकार की, दो प्रकार की, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये बंधुता के बारे में, किसके बारे में, ये दो बंधुता के बारे में, और दोनों बंधुता के बारे में है जो क्या है, दो चीजें हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के बारे में, ठीक है। अखंडता का मतलब क्या होता है, अखंडता का मतलब होता है, आप देखा होगा अखंड ज्योत जलना, मतलब भारत को कोई तोड़ नहीं सकता, भारत को कोई तोड़ नहीं सकता, भारत अखंड है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। इसके बाद में सभी शब्दों के लिए अपनों ने डिफाइन किया हुआ है, और सभी शब्दों के तात्पर्य अपने पढ़ते हैं एक एक का, और अपने सब कुछ देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इससे तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। विदेशी मामलों में, किसी भी बाहरी या आंतरिक मामलों में भारत किसी के अधीन नहीं है, परंतु स्वेच्छा से वह अधीन हो सकता है, किसी भी स्वेच्छा से अधीन हो सकता है। जैसे यूएनओ की सदस्यता ले रखी है तो वो स्वेच्छा से ले रखी है, कैसे ले रखी है, स्वेच्छा से ले रखी है, तो स्वेच्छा से हो सकता है, वैसे कोई अधीन इसको नहीं कर सकता। मतलब आंतरिक और बाहरी मामलों के अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, या कोई विदेशी ताकत अपने ऊपर नहीं है। ये लाइन कहती है कौन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी वाली, ठीक है। इसके बाद में पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, और पंथ निरपेक्षता क्या कहती है, प्रस्तावना में 42वां संविधान शोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया, याद रखें किसके द्वारा, 42वां संविधान शोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। इसका तात्पर्य है कि राज्य किसी भी धर्म को राज धर्म की मान्यता नहीं देता। मतलब कहने का भाव अर्थ ये है कि राज्य किसी भी धर्म को पोषित नहीं करता, पालता नहीं है, पालना नहीं है, ठीक है, वो सभी धर्मों का संरक्षक है। राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं है, याद रखें, राज्य खुद का कोई धर्म नहीं है, मैंने अभी बताया राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद में राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, मतलब राज्य सभी धर्मों को क्या करेगा, सुरक्षा करेगा या समान व्यवहार करेगा। राज्य के लिए हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, जितने भी धर्म है ये सारे क्या है, समान है उसके सामने, क्या है भी, समान है, ये पंथ सभी क्या है, समान होंगे, ठीक है। इसके बाद में समाजवादी, समाजवादी की बात की देखो, तो यही क्या कह रहा है समाजवादी, मैंने आपको बताया रंग भेद किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इससे तात्पर्य है कि समाज में आय, प्रतिष्ठा और जीवन यापन के स्तर पर भेदभाव का अंत करके ऐसी व्यवस्था करे जिसे सामाजिक हित हो, मतलब ऐसा व्यवहार करे, मतलब ऐसा भी कह सकते सामाजिक ने, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, जीवन यापन के आधार पर, आय, प्रतिष्ठा, किसी के आधार पर आप जो भेदभाव नहीं कर सकते, वो कैसा है, समाजवादी, क्या है भी, समाजवादी करता है। ये समाजवादी को परिभाषित है, ये परिभाषित किया गया ऐसी व्यवस्था जिसे सामाजिक हित हो, मतलब सर्वहार हित हो, मतलब सभी का हित हो, क्या हो भी, सभी का हित हो, वो क्या होता है, समाजवादी शब्द होता है। इनके अर्थ बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इनको। लोकतंत्रात्मक तो आपको सभी को पता ही है, लोकतंत्रात्मक का इसका तात्पर्य है कि भारत सरकार की शक्ति का स्रोत जनता है, ठीक है, याद रखें, मतलब भारत सरकार की जो शक्ति है या शक्ति का स्रोत है वो क्या है, जनता है, और जनता में ही सब कुछ निहित है, ठीक है। संविधान भी जनता द्वारा लिखित है, क्योंकि एक संविधान सभा है वो जनता द्वारा ही चुनी गई और जनता द्वारा ही लिखी गई है, या फिर इसमें जनता ही थी, इसलिए भारत जो संविधान है वो जनता सबसे महत्वपूर्ण। कई बार पेपर में पूछा जाता है संविधान किसी द्वारा लिखित है, तो ऑप्शन में संविधान सभा ने आकर जनता दे दिया जाता है, तो जनता ही उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। गणराज्य का मतलब भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, न कि वंशागत, मैंने अभी बताया था, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का क्या होता है, प्रथम नागरिक होगा। तो ये तो शब्द थे, मैंने आपको बताया है। समाजवादी का अर्थ
आप वैसे भी लगा सकते हो, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। जाति, रंग, आधार या जीवन यापन, आय, प्रतिष्ठा के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव का अंत करना है, वही समाजवाद कहलाता है, यही वही समाज है। प्रस्तावना में महत्वपूर्ण कथन की बात करते हैं। कथन से देखते हैं, संविधान शरीर है तो उद्देश्य का उसकी आत्मा है। तो यहां पर कहने का भावार्थ ये है कि अगर किसी व्यक्ति का शरीर है तो जिस उस व्यक्ति की आत्मा है वो क्या है, प्रस्तावना है। तो वैसे कहता है संविधान पूरा तो क्या है, शरीर है, पर उसके अंदर एक बसी हुई क्या है, आत्मा है। मतलब अपने को प्रस्तावना में सब कुछ मिलता है, न्याय मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है, बंधुता मिलती है, समानता मिलती है, लगभग सब कुछ अपने को कहां देखने को मिलता है, प्रस्तावना में देखने को मिलता है। तो ये किसने कहा था, सुभाष कश्यप ने कहा था। क्या किसने कहा था भाई, सुभाष कश्यप ने, ठीक है। तो याद रखिए, सुभाष कश्यप ने कहा संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी क्या है, आत्मा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। देखो परिचय पत्र, पी से परिचय पत्र, पी से पालकीवाल, तो NA पालकीवाल ने कहा। मतलब संविधान का जो परिचय पत्र या संविधान की जो प्रस्तावना है उसको परिचय पत्र किसने कहा, तो याद रखना परिचय पत्र या पालकीवाल, पालकीवाल परिचय पत्र, पैसे परिचय, पैसे पालकीवाल, ठीक है। उसके बाद देखें, प्रस्तावना संविधान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है और विधान कुंजी है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी शायद तक ईओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कुंजी है, ऐसे कुछ रिलेटिव क्वेश्चन आया था, वो आया तो वैसे तो कुंजी से तो क्वेश्चन आया था, उसने वहां से उठाया था, मतलब बेरुबारी वाद केस से, ठीक है। परंतु ये थोड़ा सा आप याद रखना। इसके बाद उद्देशिका की तुलना प्राचीन नाटकों के नांदनी पाठ से किसने की जा सकती है, किसने कहा था, PS गोडगिल ने। मतलब एक नाटक होता है और उसका एक पाठ होता है नांदनी पाठ, प्राचीन नाटक होते हैं उसका एक पाठ होता है नांदनी पाठ, उसकी तुलना की जा सकती है, किसने कहा था, गोडगिल ने कहा था। किसने कहा था अभी, गोडगिल ने कहा था, ठीक है, याद रखें। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, अविधान की नहीं, संविधान की। प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है, किसने कहा था, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। ये कथन याद रखना, भी पूछे जा सकते हैं आपसे पेपर में। प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है, किसने कहा था, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली है, ये किसने कहा था, KM मुंशी ने कहा था। किसने कहा था अभी, KM मुंशी ने। वापिस देखो, प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, किसने कहा, KM मुंशी ने कहा। उद्देशिका की तुलना प्राचीन नाटकों के नांदनी पाठ से की है, ये किसने कहा, गोडगिल ने कहा। प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, विधान कुंजी है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, MN पालकीवाल ने कहा, ठीक है। इसके साथ जो संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा, ये किसने कहा, सुभाष कश्यप ने कहा। ये कथन आप याद ही रखें इस चीज को। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इस पर क्या हुए, वाद आए और वाद अपने पढ़ते हैं और वाद का निर्णय अपने देखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले वाद देखते हैं बेरूबारी वाद। कौन सा देखते हैं, बेरूबारी वाद, बेरूबारी यूनियन वाद 1960 में आया। और इसमें उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, समझे इसे। देखो इसमें कहा, यह संविधान की प्रेरणा का स्रोत है। क्या है भी, प्रस्तावना प्रेरणा का स्रोत है, भले ही हो, परंतु प्रेरणा का स्रोत भले ही हो परंतु संविधान का अंग नहीं है। क्या कह रहा है ये, संविधान की प्रेरणा का स्रोत, मतलब अगर संविधान की प्रेरणा देखी जाए, प्रेरणा ली जाए तो अपने उद्देशिका से ले सकते हैं, परंतु ये संविधान का अंग नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि क्या कहा, संविधान की अंग नहीं है। क्या नहीं है भी, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। किस वाद में कहा, बेरूवारी वाद में कहा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, बेरूवारी वाद में क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है परंतु प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। प्रेरणा का स्रोत भले ही हो, मतलब भले ही हो, परंतु संविधान का भाग नहीं है, संविधान से अलग है ये बात ये कह रहा है। दूसरी बात इसी के साथ, उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये लाइन सीधी सीधी पूछी गई थी, किसमें, EORO के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और EORO के एग्जाम में ये लाइन दी गई थी और पूछा, आगे लिखा गया था बेरूवारी वाद 1960, पूछा गया था ये सही है या गलत है, तो ये सही था। तो मतलब जो उद्देशिका है वो संविधान सभा, जो संविधान जो लिखा है 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, उनकी विचारों की जानने की कुंजी है। मतलब उनके विचार जानने की कुंजी है क्या, प्रस्तावना। कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट है। किस वाद में कह रहा है, बेरूवारी वाद में कह रहा है, याद रखें, ठीक है। तो ये बात समझाई। नेक्स्ट देखें,
दूसरा वाद है सज्जन सिंह बैनाम राजस्थान राज्यवाद। कौन सा है? सज्जन सिंह बैनाम राजस्थान राज्यवाद 1965 में। सज्जन सिंह बैनाम राजस्थान राज्य 1965 वाद में। इसमें क्या कहा? प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है। प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है और संविधान निर्माताओं ने विशेष मध्य दिया है, विशेष महत्व दिया है, ऐसे लिखना, विशेष महत्व, विशेष महत्व दिया, ऐसे याद रखें। क्या कहे? संविधान निर्माताओं ने विशेष महत्व दिया है, मतलब प्रस्तावना गहन विचार विमर्श की छाप, मतलब संविधान जिस लोगों ने प्रस्तावना संविधान लिखा है उन्होंने गहन विचार करके इसको लिखा है और यह विशेष महत्व है। मतलब संविधान निर्माताओं के लिए क्या है? विशेष महत्व, मतलब जो संविधान निर्माण लिखा उनके लिए विशेष महत्व है। उद्देशिका विधि निर्माताओं की मानसिक कुंजी है, मस्तिष्क कुंजी है। ये इसी वाद में कहा कि उद्देशिका है वो विधि निर्माण, मतलब कानून निर्माण, मतलब कानून जो निर्माण करते हैं उनकी मस्तिष्क की कुंजी है, मतलब चाबी है दिमाग की, ठीक है। दूसरे उद्देशिका विधि निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, वही लाइन रिपीट की गई है टेक्निकल टीम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखें तीसरा वाद, इसमें कुछ नहीं कहा, ठीक है, बस इतनी बात बोली। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात करो। आगे नेक्स्ट बात है गोलकनाथ बैनाम, गोलकनाथ बैनाम पंजाब राज्य 1967। क्या कह रहा है? गोलकनाथ बैनाम 1967, इसमें क्या कह रहा है? संविधान की प्रस्तावना उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार कार्य करती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, संविधान प्रस्तावनाओं के उन सिद्धांतों का निचोड़ है। सिद्धांतों का मतलब जो सिद्धांत बनाए उनका निचोड़ है जिसे सरकार चलाई जा सके। क्या चलाई जा सके? सरकार चलाई जा सके। जैसे अपने को न्याय दिया हुआ है, स्वतंत्रता दी हुई है, ठीक है, समानता भी दी हुई है। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समान सभी समान है, कोई भी उसके ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। आर्टिकल मतलब भेदभाव का अंत कहता है। ये सारी बातों को निचोड़ करके सरकारों पर कार्य करती है, ठीक है। लास्ट वाद, और ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाद है, ये पढ़ना भी आपको बहुत पड़ेगा। केशवानंद भारती, आरती नहीं है, केशवानंद भारती बैनाम केरल राज्यवाद 1973 में हुआ था। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो एस.एम. सीकरी थे। कौन थे भी? एस.एम. सीकरी थे। और इसमें जो न्यायपीठ बैठी थी वो 7:6 का अनुपात में निर्णय आया था। 7:6 के अनुपात में क्या आया था भाई? निर्णय आया था, ठीक है। और इसमें जो बात बोली गई वही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, प्रस्तावना कह दिया, केशवानंद भारती में कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। इसके मूल ढांचे के अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल ढांचा, जैसे मूल ढांचा आप ये कह सकते हो जैसे स्वतंत्रता होगी, बंधुता होगी, उनको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ठीक है। और किसी में भी की जा सकती है। तो मूल ढांचे मतलब जो सिद्धांत है, मूल ढांचे, उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, बाकी को किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है परंतु मूल ढांचे को छोड़कर। यही कह दिया, संशोधन तो किया जा सकता है परंतु मूल ढांचे को छोड़कर। मूल ढांचा जो मतलब प्रस्तावना, स्वतंत्रता होगी, न्याय हो गया, स्वतंत्रता, उनको आप कम ज्यादा घटा नहीं सकते, मतलब मूल ढांचे को हटा नहीं सकते, बाकी आप संशोधन कर सकते हैं। तो इसलिए अब तक प्रस्तावना कितनी बार संशोधन हुए? एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है। आगे देखें, प्रस्तावना भारत के संविधान का मूल ढांचा, मैंने अभी बताई किस वाद में कहा? तो इसी वाद में संविधान के निर्वचन में सहायता प्रदान करता है, मतलब संविधान के निर्वाचन में या निर्वचन में सहायता प्रदान करता है, ये सहायता प्रदान करता है। आप एक ही लाइन याद रखें इसमें, प्रस्तावना मूल ढांचा है, किस में कहा था? ये वैसे तो वाद तो बहुत बड़ा है पर आपके इतना काम का नहीं है, इसलिए मैं आपको यहीं तक बता रहा हूं। वैसे आपको अलग से भी ये पढ़ाई करवा देंगे वाद। आगे लास्ट देखें, एस.आर. बॉम्बे वाद 1993 में, इसमें कहा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। एक वाद आया था, इसके अंदर क्या कहा गया? पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा। और पंथ निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान शोधन 19 द्वारा, क्षेत्र द्वारा कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। मैंने आपको बताया SPA जोड़ा गया। एस का मतलब समाजवादी, पी का मतलब पंथ निरपेक्षता, ए का मतलब अखंडता, ठीक है। इसमें 3 शब्द जोड़ गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। एस.आर. बॉम्बे वाद में कहा था 1994 में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद ये प्रसारण मैंने करवाए, बेरोबारी वाद 1960 में आया, ठीक है। इसमें कुंजी कहा, संविधान निर्माताओं के विचारों कुंजी का, याद रखें। इसके बाद में दूसरी सज्जन सिंह बात बैनाम राज्य है, इसमें कहा कि मस्तिष्क की कुंजी है निर्माताओं के, ठीक है। इसके गोकुलनाथ बैनाम पंजाब राज्य है, इसमें सिद्धांतों का निचोड़, उनके आधार पर सरकार कार्य करती है। गोलकनाथ वाद में कहा 1967 में। केशवानंद भारती वाद का कि महत्वपूर्ण अंग है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता परंतु उसके सभी
पार्ट में संशोधन किया जा सकता है, जैसे मूल ढांचा प्रस्तावना में जैसे स्वतंत्रता होगी, सामाजिक न्याय वगैरह होगी, उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, बाकी किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद एसआर बोम्बेवाद 1994, पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जा सकता है। पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा ये किस वाद में कहा? तो एसआर बोम्बेवाद 1994 में कहा, याद रखें। ठीक है। ये प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसे 22 जनवरी कब भी 22 जनवरी 1947 को इसे क्या कर दिया गया था? स्वीकार कर दिया गया था। क्या कर दिया था भाई? स्वीकार कर दिया था। और प्रस्तावना के रूप प्रस्तावना उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप स्वीकार कब किया गया? 17 अक्टूबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस पर साइन किए गए थे। 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार कर दिया गया था। ठीक है। तो ये अपना छोटा सा एक टॉपिक था प्रस्तावना, जो अपना क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है। और आप क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी। नेक्स्ट अपने टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है। देखते हैं भाग नंबर 1 लेके आते हैं या फिर अपने मौलिक अधिकार सीधे वहां से मूल अधिकार भाग नंबर 3 से करवाते हैं, जो आपके एग्जाम में सभी एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है। और इसी के साथ अपने 4th ग्रेड की वन लाइनर की क्लासेस चल रही है, जो अपने हर शाम को क्लास अपलोड होती है, और हर उसको आप जाके देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उन क्लासों को शेयर करें। उन वन लाइनरों के साथ अपने इसके एमसीक्यूज भी लेके आएंगे। जो एमसीक्यूज अपने लेके आएंगे वो मूल अधिकार और प्रस्तावना के अपने साथ में लेके आएंगे। ठीक है। तो इसी के साथ अपने इस क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।